यू ऑल, आई एम डॉक्टर ज़ैनब मलिक फ्रॉम बहावलपुर। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबने जॉइन किया। आज मैं लाइव सेशन में अपने साथ गेस्ट लेकर आई हूँ, बहुत ही स्पेशल, जिनके बारे में मैं शुरू से जानना चाहती थी कि इस बिज़नेस में आखिर क्या होता है। रियल एस्टेट के बिज़नेस से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और मैं चाहूँगी आप अपना शुरू से जर्नी हमें बताएँ, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन डिटेल में बताएँ कि कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, कैसे आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और इस फील्ड में किस तरह आपका आना हुआ? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने दावत दी और टाइम निकाला। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हम जो कनेक्टेड होते हैं लाइक माइंडेड लोग, तो हम अपने आइडियाज़ को अपने ऑडियंस तक शेयर करें ताकि उन सारे व्यूज़ को सामने रखते हुए लोग अच्छे डिसीजन कर सकें। मेरा नाम अरशद महमूद अवान है। होमी प्रॉपर्टीज़ के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूँ। लास्ट 22 ईयर्स से रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ है। यहाँ पाकिस्तान में अराउंड 6 ईयर मुझे हो गए हैं काम करते हुए। इससे पहले मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे 16 ईयर रहा और वहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोज़ली कनेक्टेड था। लास्ट रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में उनकी फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम करता रहा। जैसे ओवरसीज़ मैच्योरिटीज़ का एक प्लान होता है कि जब वो पाकिस्तान मूव होना चाह रहे होते हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जाके क्या काम किया जाए। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो ये होता है। तो मैंने जब आइडियाज़ शेयर किए, शॉर्टलिस्ट किए कि कौन से आइडिया पे जाना चाहिए, तो रियल एस्टेट शॉर्टलिस्ट हुआ, क्योंकि ऐसा काम जाके किया जाए जो खुद जिसका एक्सपीरियंस है और जो बहुत बेहतर मॉडल पे खुद काम कर चुके हैं, तो वही मॉडल जाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो उसी कांसेप्ट पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और यहाँ जो हमारे लोकल पाकिस्तानी हैं, सबको ये चीज़ तो बेसिक ज़रूरत है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो, एक अपनी छत हो और रियल एस्टेट के बिज़नेस से जुड़े जितने भी लोग हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में और कोई बिज़नेस चले ना चले, रियल एस्टेट का बिज़नेस तो हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये जो डिमांड है लोगों की कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इसमें लोगों के बहुत सारे फ़ोबियाज़ हैं, बहुत सारे उनको खौफ हैं कि जी इस बिज़नेस में बहुत धोखा होता है, 2 नंबरी होती है, प्लॉट के ऊपर प्लॉट किसी और का कर देते हैं। तो एक मेरे जैसा जैसे नौकरी पेशा कोई बंदा है या कोई मिडल क्लास जिस तरह लोग होते हैं, बहुत थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट जमा करते हैं। आप उनके लिए क्या तजवीज़ करेंगे कि उनको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस बिज़नेस में कि वो अपना घर बना सकें या अपनी कोई जगह खरीद सकें? जी, नॉर्मली हमारी इंटरेक्शन होती है क्लाइंट्स के साथ, तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत सामने आती है कि क्लाइंट फियर का शिकार होते हैं और इवन इस हद तक फियर का शिकार होते हैं कि लोग 40-45 ईयर की एज तक पहुंच जाते हैं और वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे होते कि क्या करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करें, किस तरह से करें। मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ जिनको सामने रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्पेशली जैसे आपने कहा कि जो लोग जॉब्स करते हैं उनको किस तरह से डिसीजन करने होते हैं। पहली तो ये चीज़ कि पाकिस्तान में इस वक्त रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में अराउंड 12 मिलियन से लेके 14 मिलियन तक का रेजिडेंशियल हाउसिंग की शॉर्टेज है। आप अगर देखें तो शहरों में रेंट बढ़ना शुरू हो गए हैं और लोगों की सैलरीज के अराउंड 35 टू 50% तक रेंट पहुंच चुके हैं। रेंट अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया। ऊपर से फिर जब इलेक्ट्रिसिटी की बिल आते हैं तो वो परेशान कर देते हैं। तो ये आपकी कोर प्लानिंग में होना चाहिए कि आपने बच्चों के लिए छत का बंदोबस्त करना है। अब वो कैसे बंदोबस्त किया जाए, उसके लिए चंद टिप्स ये हैं कि कोशिश करें जितना अर्ली इस पे काम करना शुरू कर दें उतना बेहतर है। और मंथली अब एक प्लान करें कि मैंने मेरी इतनी सेविंग है, उस सेविंग को मैंने कहाँ कहाँ पे पार करना है। रियल एस्टेट का पहले जो चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि ये हाई टिकट वैल्यू आइटम समझी जाती थी कि बहुत बड़ी इसकी टिकट साइज होता है। अगर आपने कहीं पे भी प्लॉट खरीदना है या अपार्टमेंट खरीदना है तो बहुत बड़ी अमाउंट आपको जी। देना पड़ती है। लेकिन जी, अभी बिल्कुल। नए कंसेप्ट, नए मॉडल ऐसे आ रहे हैं कि एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में आ रही हैं चीजें। आम आदमी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकता है और वो सारी रेगुलेटेड आ रही हैं। गवर्नमेंट उन्हें रेगुलेट कर रही है।
और उसमें जो हमारे पुराने मॉडल में इश्यूज थे वो अब खत्म होने जा रहे हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने गोल सेट करना है कि मैंने इतनी सेविंग करनी है और ये मेरा टारगेट है रियल एस्टेट में, मैंने इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक वो लोग आते हैं जो रियल एस्टेट की जो सामने प्रोडक्ट नजर आ रही होती है वो अफोर्ड कर सकते होते हैं कि डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं 5 लाख 10 लाख जिस तरह से भी। और दूसरी कैटेगरी वो है जो उतनी सेविंग नहीं कर पाती, वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकते, तो उनको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं दोनों कैटेगरीज के लिए आपको यहाँ पे एक ओपिनियन दे देता हूँ। पहली, वो जो अफोर्ड कर सकते हो उनको ये देखना है कि उनको जहां इन्वेस्टमेंट करनी है मार्केटिंग हाइप के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मार्केटिंग हाइप यहाँ पे दिखाया कुछ जाता है, एट एंड चीजें कुछ और दी जाती हैं। तो कोशिश करें अपने नेटवर्क में जेन्युइन लोगों को ढूंढने की कोशिश करें कि किस तरह के लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और उनके पास किस तरह के प्रोजेक्ट हैं। उनको कांटेक्ट करें और उनको अपना क्लियर बजट बताएं। मेरा ये बजट है, मैं 5 लाख एडवांस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ और इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकती हूँ, और मुझे कोई ऐसी प्रॉपर्टी सजेस्ट करें जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो। तो ये है एडवाइस उन लोगों के लिए। अब कई बड़े बड़े डेवलपर हैं, वो मार्केटिंग हाइप क्रिएट करते हैं, आप अट्रैक्ट होते हैं बड़ी सोशल मीडिया के कैंपेन से, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैंपेन से, आप इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन एट द एंड चीजें आपको डिलीवर नहीं होती, या फिर ओवर सेलिंग हो जाती है और आपको प्रॉमिस किया जाता है अभी डिलीवर होगा अभी डिलीवर होगा, तो उस वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती हैं जो बहुत मेहनत की कमाई होती है। तो ये पहला तो ये एडवाइस है कि आप अपना गोल सेट करें और एक अच्छे रिसोर्स ढूंढें रियल एस्टेट में जो आपको अच्छा एडवाइस कर सकता हो आपके बजट के मुताबिक। उसके बाद दूसरी एडवाइस उन लोगों के लिए जिनका बजट हाई टिकट वैल्यू आइटम का नहीं हो सकता, जो छोटी छोटी अमाउंट से कर सकते हैं, उनके लिए अभी ऐसे मॉडल आ रहे हैं। जैसे एक रीट का मॉडल है, रीट में आप बहुत कम अमाउंट से ऐड हो सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। इस्लामाबाद में हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ताज ब्लूबर्ड रीट के नाम से। वो हमने टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है कि उसमें 10 लाख आपको देना है और 2 लाख एडवांस देना है और 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आपको जो 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि हर मंथ में आपने देनी है। जैसे आपको कैश फ्लो अलाउ करे उस तरह से आप उस पर पेमेंट करते जाएं, और जितनी आप पेमेंट करेंगे उतना आप वहां पे ओनरशिप में ओनरशिप के यूनिट्स आपको मिल जाएंगे और ओन करेंगे, और एट द एंड जो प्रॉफिट आएगा वो आपके साथ शेयर होगा। और ये फुली रेगुलेटेड मॉडल है। आने वाले सालों में इस तरह के कई बहुत अच्छे मॉडल आने लगे हैं। एक तो ये हो गया एक रीट का कंसेप्ट। दूसरा, अगर आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको रियल एस्टेट की कंपनीज के अलावा और बहुत अच्छी कंपनीज मिल जाती हैं जहां पे आप छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करके अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं, और वहां से एक तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी, अप्रिसिएशन आएगी, और दूसरा वहां से आपको डिविडेंड मिलेंगे। अच्छा, ये अपनी हैबिट आप डेवलप करें। आपने अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि ये मैंने अपनी हैबिट डेवलप करनी है सेविंग वाली और इन्वेस्टमेंट वाली। हर महीने पहले सेट करें कि मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और आपका एक ऐसा अकाउंट हो जहां पे वो ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद जब वो अमाउंट इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपने जो टारगेट रखा था अपना प्लॉट लेने का या अपना अपार्टमेंट लेने का, उसकी आप डाउन पेमेंट दे सकते हो, तो वहां से एग्जिट आप लें और आप अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट दे दें या प्लॉट की डाउन पेमेंट दे दें, और इस तरह से कंटिन्यू कर लें। तो ये दूसरी कैटेगरी के लिए मेरी एडवाइस है। सर ऐसा है कि हमारे मुल्क में जो जिस शोबे में ताल्लुक रखता है ना वो उसी चीज को पढ़ता है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने डॉक्टरी ही पढ़ी है। अब मुझे तो जी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। क्या आप जी मुझे ये बात समझाएंगे कि इन्वेस्टमेंट में या जो हमारे एसेट्स होते हैं उसमें और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है? जी, ये यानी बहुत कि अहम एसेट्स पॉइंट बनाने हैं है। मैंने, तो मुझे कैसे पता जी चलेगा ये एसेट है या लायबिलिटी है? जी 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 जी, बहुत अहम क्वेश्चन आपने किया। मैंने जैसे आपको शुरू में आपके पहले क्वेश्चन में बताया था कि
हमारी बड़ी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो रही होती है क्लाइंट के साथ, हमारे पास फेस टू फेस भी मीटिंग्स हो रही होती हैं, फोन पे भी डिस्कशन चल रही होती हैं। और एक ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग 45-50 ईयर तक पहुंच जाते हैं और वो अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर सकते होते, नहीं कर डिसीजन नहीं कर सकते होते हैं। वो उस पे बड़ी एक ये वीक है हमारे यहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं पढ़ाई जाती कि कैसे आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस करने हैं। अच्छा, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कुछ ना कुछ आप टाइम जरूर दें फाइनेंशियल लिटरेसी वाली साइड पे। इनिशियल जो स्टार्ट होता है, स्पेशली जब यंग एज होती है अराउंड 20 ईयर से लेके 30 ईयर की एज में, इस एज में फाइनेंशियल लिटरेसी पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना शुरू करें। पहले आप फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बुक्स लेना शुरू करें, उनको पढ़ना शुरू करें, फाइनेंशियल लिटरेसी पे पॉडकास्ट सुनना शुरू करें, तो आपको आइडिया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। बचपन में जो चीजें आपको बताई गई थी, जो गलत चीजें थी, वो आपको क्लियर होना शुरू होगी कि नहीं, ये तो मुझे जो चीजें कही गई हैं ये तो गलत हैं। राइट वे ये बनता है। मसलन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपके सामने मीडिया पे कैंपेन चलती होंगी, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ले लें, बैंक कैंपेन करते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज कैंपेन करती हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां ले लें। लेकिन अगर फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको समझ आएगी, आपको पता लगेगा कि नहीं, ये जो डिसीजन है ये गलत डिसीजन है, ये मैं एक लाइबिलिटी ओन करने जा रहा हूं, जिसको मैंने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है और ओवर प्राइस में चीज खरीदूंगा और वही फैसिलिटी मैं कम प्राइस में अवेल कर सकता हूं। इसी तरह से हाउसिंग के हवाले से जब बात होती है तो दुनिया के जो टॉप के फाइनेंशियल लिटरेसी में लोग काम करते हैं, मतलब दुनिया में इस वक्त सबसे टॉप पे एक बुक है, वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन होसल ने लिखी है। उसकी अगर आप पॉडकास्ट जाके सुनती हैं तो जब उस पे क्वेश्चन होते हैं कि आपने जो अपना घर खरीदा वो आपका कैसा डिसीजन था, तो वो आपको बताएगा कि ये डिसीजन एक्सेल में जब मैं करता था तो ये मेरा बहुत गलत डिसीजन महसूस होता था, लेकिन जब मैंने फाइनल डिसीजन कर दिया तो मुझे और मेरी फैमिली को ये जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन नजर आया। क्योंकि वो एक आपको बच्चों को छत मिल जाती है, कॉन्फिडेंस बच्चों का बिल्ड हो जाता है, सोशली आपको, स्पेशली हमारे माशरे में तो बहुत ज्यादा इन चीजों को नोट किया जाता है। इवन आपके मेहमान आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप रेंट के घर में रह रहे हैं या अपना घर है, पहला क्वेश्चन उनका ये होता है। तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, हमें अवेयरनेस देनी होगी कि कौन सा एसेट कौन सा लायबिलिटी। अगर इनको बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो ऐसा एसेट जिसको मेंटेन करने के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़े, वो आपका एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। और ऐसा एसेट जो आपको इनकम जनरेट करके दे और आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आए, रिसीव हो, चाहे वो रेंट की सूरत में हो, डिविडेंड की सूरत में हो, वो रियल एसेट है। तो ये फर्क है एसेट में और लायबिलिटी में। इसी तरह से जब क्लाइंट मुझे कांटेक्ट करते हैं तो मैं उन्हें डिस्करेज करता हूं कि आपको फाइलों में और आपको प्लॉट में लॉन्ग टर्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन आपको रिटर्न में नहीं कोई चीज मिल रही होती। कोशिश करें कि आप बिल्डअप प्रॉपर्टी में जाएं, चाहे अपार्टमेंट ले लें, ऑफिस ले लें, शॉप ले लें, ऐसी चीज लें जहां से आपको रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी। तो जब आपको इनकम आएगी तो खुद ब खुद मोटिवेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगी कि देखिए मैंने एक एसेट लिया था, एक इन्वेस्टमेंट की थी और वहां से मुझे इनकम स्टार्ट हो गई। तो ये फर्क है एसेट और लायबिलिटी का। सही सही। यानी कि जो इनकम जनरेट करे हमारे लिए वो हमारा एसेट है, चाहे वो रेंट का, हमने रेंट पे कोई घर दे दिया या दुकान दे दी या रेंट पे बिल्कुल गाड़ियां दे दी या जो भी, जिस तरह से भी जो बिजनेस किया, बिल्कुल। वो एक पैसिव मनी हमारे पास आती रहती जी है। और उससे फिर कुछ लोगों का ये भी सर है कि हम जो बचत करते हैं वो जी हम ये कौमी बचत स्कीम और सेविंग अकाउंट्स और बैंक में रखते हैं, उस पर प्रॉफिट लेते रहते हैं। जी इससे उनको ये श्योरिटी होती है कि हमारा पैसा कहीं जाएगा नहीं, कोई चोरी नहीं होगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई खा नहीं जाएगा बिजनेस में, जैसे लोग कहते हैं खा जाते जी हैं, जी जी या जी प्लाट जाली निकल आया। जी तो जी कुछ जी। लोग ये भी बातें करते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या बैंकों में पैसा रखना अक्लमंदी है? देखिए ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से बहुत अहम पॉइंट है। फाइनेंशियल ट्रेनर आपको ये सजेस्ट करते नजर आएंगे कि बैंक में आप पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए रखें।
ठीक। आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए आपको आइडिया है आपकी इतनी फैमिली है, 5 फैमिली मेंबर हैं और इस तरह से हैं, ये आपके चैलेंजेस हो सकते हैं किसी ना किसी खुदा न खास्ता इमरजेंसी की सूरत में। तो बैंक में आप फंड इमरजेंसी के तौर पे बैंक को यूज कीजिए, उसके अलावा आप बाकी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कुछ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि जहां पे आपके फंड सेफ भी रहते हैं, रेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं और वहां से आपको इनकम भी आती है। और अभी तो जैसे बैंक रेट कम हो गए हैं तो बैंकों में उतना मार्जिन, उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलता जितना मार्जिन आपको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स में करते हैं या जैसे कुछ रियल एस्टेट के ऐसी प्रोडक्ट हैं उनमें करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है जहां पे एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों चीजें मिल रही हैं। सही, सही। यानी कि सिर्फ़ इमरजेंसी फंड जिसमें हमें पता हो कि अल्लाह ना करे कोई जी, अचानक कोई बीमार हो जाए या कोई अचानक पैसा कहीं ज़रूरत पड़ जाए कोई चीज़ लेने के बिल्कुल। लिए, तो वो हमारे पास सेविंग में वो इमरजेंसी फंड के तौर पे, जी, तो वो पड़ा होना जी, चाहिए। जी। मैं एक तो सर एग्ज़ाम्पल ये और जो दूँ, अगर बैंक जी, के जी, हवाले ज़रूर। से इसी को थोड़ा-सा मैं और अगर खोलूँ तो आपको बताऊँगा कि फ़र्ज़ किया आपके पास 10 लाख रुपए थे, एक इस अमाउंट से हम अज़्यूम करते हैं और आपने बैंक के किसी अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपने रखवा दिए। वहाँ से जो आपको प्रॉफ़िट मिलेगा और अगर वही 10 लाख रुपए आप किसी बैंक के शेयर खरीद लेते, वहाँ से जो आपको प्रॉफ़िट मिलता तो वो प्रॉफ़िट आपको ज़्यादा मिलना था। बैंक एक्चुअली आपकी अमाउंट यूज करके खुद प्रॉफिट कमाते हैं। आप पिछले कुछ सालों का बैंकों का अपना प्रॉफिट देख लें तो उनका अपना प्रॉफिट बहुत बड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने वहां पे अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिला। तो सजेस्ट ये है कि आप करंट अकाउंट कोशिश करें ना रखें वहां पे, क्योंकि करंट अकाउंट आप तो इस वजह से बाज़ औक़ात रखते हैं कि चलें जी ये नॉन इंटरेस्ट अकाउंट है और मैंने इंटरेस्ट नहीं लेना, बस फंड्स अपने पार करने हैं, वहां पे रखने हैं। तो वो फंड्स बैंक उसको यूज कर रहे हैं और उस पर अपना बिजनेस करते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको उल्टा नुकसान हो रहा होता है, जैसे इन्फ्लेशन हो रहा होता है तो इन्फ्लेशन से हिट हो रहा होता है। इसी तरह से वो फंड आप रियल एस्टेट की किसी ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहां लिक्विडिटी हो सके, कि आपको अगर वहां पे कुछ लिक्विडिटी चाहिए हो तो वो आप कर सकें, तो इस तरह से आप फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। सही। सर ये जो आपने ज़िक्र किया बैंकों में शेयर लेने का, इससे क्या जी, मुराद है? बैंक के जो भी बड़े बैंक हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। मैं अगर एग्जांपल आपको देता हूँ तो अच्छा, मीज़ान बैंक है, बैंक इस्लामी है, यूबीएल है, हबीब बैंक है। तो आप किसी ब्रोकेज हाउस के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट से उनके शेयर खरीद सकते हैं। वो आपको अच्छा, फुली रेगुलेटेड सिस्टम है, कंप्लीटली आपके को जब आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने इतने यूनिट यूबीएल के खरीदे, इतने मीज़ान बैंक के खरीदे और फिर आपको ईमेल पे भी उनके सारे नोटिफिकेशन आते हैं, आपको मोबाइल पे भी सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने इतने शेयर उनके खरीदे और वहाँ से जब प्रॉफिट डिविडेंड अनाउंस होता है वो भी आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ रहा होता है, उसका मैसेज आपको आता है। इसी तरह से रियल एस्टेट की प्रोडक्ट, जो रीट की प्रोडक्ट है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और वहाँ पे इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4 बड़ी रीट चल रही हैं। एक डॉलमन सिटी रीट है कराची की, एक ग्लोबल रेजिडेंसी की रीट है, एक थर्ड टीपीएल की रीट है और फोर्थ अभी आई है इमेज की रीट आई है। तो रीट की भी प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है कि आप बेसिकली उसमें ओनर शामिल होते हैं। बैंक में अच्छा। जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप बैंक के क्लाइंट होते हैं, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उसी बैंक के शेयर खरीदते हैं तो आप उस बैंक के मालिकान में शामिल हो जाते हैं, आप ओनर्स में शामिल होते हैं। अच्छा, और प्रॉफ़िट भी ले रहे होते हैं, जी, प्रॉफिट इन्वेस्ट ले रहे करने पर। होते हैं, बिल्कुल तो वो जो हम बिल्कुल। बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसके मुकाबले में ये प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है, आप ये कह रहे हैं? ज्यादा होता है, बेहतर होता है। सही, जी जी जी, जी बिल्कुल। सही, सही। अब इसी तरह से ये ये जो आपने रीट ज़िक्र के किया कि प्रोडक्ट आए फाइनेंशियल हैं, लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, जो हमें जी जी, जी। रीट के जो प्रोडक्ट हैं जी, ये जी, जी, इसका आप बात करें। कंसेप्ट भी यही है कि रियल एस्टेट पे आप अच्छा, नॉर्मली जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, जब कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई फाइल खरीदते हैं या कोई अपार्टमेंट अपार्टमेंट तो एज क्लाइंट जा रहे होते हैं, फाइल में भी और प्लॉट में भी आप उस डेवलपर के क्लाइंट होते हैं। फर्ज किया एक प्रोजेक्ट था, उसने डेवलप किया 1 बिलियन का और उसने सेल किया 5 बिलियन का, तो जो
4 बिलियन का प्रॉफिट था वो डेवलपर ले जाता है। लेकिन रीट का जो कंसेप्ट है, रीट के प्रोजेक्ट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप पार्ट ऑफ ओनर होते हैं। तो जब वो प्रोजेक्ट सेल आउट होता है और उस पे जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आपको मिलता है एज ओनर। थोड़ी बहुत जो सेविंग है वो बैंकों में जमा करवा देती है, ये सोच करके चलो कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा। जी, जी, यानी जी, कि जी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से, फाइनेंशियल ना एजुकेशन होने ना की होने वजह की वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे हमारी आम जो हमारे लोग हैं पाकिस्तान के उनके लिए? कुछ कोई से 3 बुक्स के मुझे नाम बताइए कि वो इनिशियली वो बुक्स पढ़ें, और पॉडकास्ट जी। के भी कोई से 3 के नाम बताइए जो हम सुने ताकि हमारी भी कुछ एजुकेशन हो फाइनेंशियल। जी, श्योर, श्योर। फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से मैं आपको 3 बड़े राइटर सजेस्ट करूँगा जिनकी किताबें भी हैं और पॉडकास्ट भी जिनके सुन सकते हैं। पहला है डेव रमज़ी, हैं यूएसए के हैं, वो रियल एस्टेट में भी हैं और वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक बुक है फाइनेंशियल मेकओवर, वो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा अपने आपके व्यूअर्स को आपके तवज्जुह से। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ जी। मनी मैं रिकमेंड करूँगा, मॉर्गन हसल की बुक है, क्लास की बुक है, बहुत अच्छी बुक है फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से। और तीसरा अच्छा। वेरिक है, इंडियन एक राइटर हैं, पॉडकास्टर भी हैं, इनकी एक बुक है एपिक मनी। एपिक वो आप मनी। पढ़ें जी, एपिक मनी। ये क्योंकि इंडियन बेस हैं तो आपको इसमें पाकिस्तान का क्योंकि एक ही रीजन में हम लोग हैं तो आपको जी पाकिस्तान बिल्कुल। के इन्वायरमेंट का भी फ्लेवर नजर आएगा कि आपको फाइनेंशियली किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग करना है, आप जिस एज ब्रैकेट में उस एज ब्रैकेट में कौन से फाइनेंशियल डिसीजन आपने लेने हैं, कहाँ कहाँ आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पार करनी है। मसलन एक बड़ा कंसेप्ट ये बताते हैं एपिक मनी में कि आप अपनी जो इनकम है उसको 3 पोर्शन में सेपरेट कीजिए, 50%, 30%, 20%। 50% अच्छा। आपने 50% आपने अपनी नीड्स पे लगाना है, 30% अपनी जी। वांट्स पे लगाना है और 20% आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना है। ठीक, सही। ये एक फार्मूला है, बड़ा सही इजी कहा। सा फार्मूला है 50-30-20 का। 13 अच्छा, सही। जी। उसके बाद वो जो 20% आपने रखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, जैसे ही आपके पास इनकम आती है वो 20% आप इन्वेस्ट करते जाएं। आपके पास कोई अकाउंट हो, डायरेक्टली वहां ट्रांसफर कर दें और वहां पे आपकी सेविंग एज इन्वेस्टमेंट पार्क होती जाए। उसके बाद जब आपको कोई ईयरली बोनस मिलता है, आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा इनकम आती है, हमारे लोग क्या करते हैं जी जी। उस एक्स्ट्रा इनकम पे अपने अखराजात बढ़ा देते हैं। जब भी कोई एक्स्ट्रा इनकम आनी है, कोई कमेटी निकलनी है, कहीं से कोई हाँ जी। प्रमोशनल बोनस मिलना है, कोई एरियर मिलना है, तो अपने बिल्कुल। अखराजात बढ़ा देते हैं। पहला स्टेप वो बिल्कुल। ये लेते हैं। तो वो सजेस्ट करते हैं, राइटर सजेस्ट करते हैं कि अब इस अमाउंट को आपने फार्मूला चेंज कर देना है। आपने 20-30-50 पे ले जाना है। जब भी कोई एक्स्ट्रा इनकम आपकी आएगी तो पहले जो रेगुलर इनकम आ रही थी उसमें 50% आप नीड्स पे लगा रहे थे, 30% आप वांट्स पे लगा रहे थे, 20% आप सेविंग इन्वेस्टमेंट में लेके जा रहे थे। तो जब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आती है उसको जी। फार्मूला को अपोजिट करिए, 20% नीड पे लगानी है, 30% वांट पे और 50% आपने इन्वेस्टमेंट पे ले जाना है। अच्छा। तो आपको उसका जो एडवांटेज मिलेगा वो बहुत जबरदस्त किस्म का होगा। आपको मैं एक स्टोरी उससे शेयर करता हूं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी में शेयर की गई। एक साहब एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे और अपनी इनकम का कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कर देते थे, बहुत थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर देते थे। 30 सालों तक वो कंसिस्टेंट रहे, अपनी इस हैबिट को डेवलप उन्होंने किए रखा और इन्वेस्टमेंट किए रखी। और जब वो रिटायर हुए तो उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको कवर किया कि ये एक ऐसा बंदा जिसने इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी और मिलियंस में इसकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होके गई। क्या अगर पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बंदा इतना अपनी हैबिट डेवलप कर सकता है और इतने रिटर्न ले सकता है तो एक आम आदमी क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने अपनी डेथ के बाद एक वसीयत जो अपनी लिखी थी, उस सारी इनकम को फाउंडेशंस को डोनेट किया था, हॉस्पिटल को डोनेट किया था और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन की थी। दैट्स वेरी गुड। देखिए ना, बात ये है कि सबसे पहले साइकोलॉजी ऑफ मनी से मेरे ज़हन में एक बात आई
कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये पैसा फ़साद की जड़ है, हर बुराई की जड़ पैसा है। ये जो जी, साइकोलॉजी है ना, इसकी वजह जी। से बहुत से लोग इस चीज़ से नेगेटिव माइंड की वजह से वो कमाने से भी इतना कतराते हैं और उन किसी को अगर अच्छा कमाता हुआ देखते हैं तो कहते हैं ज़रूर हरामदा पैसा कमाया होएगा। जी, तो जी, ये जी, जो जी। साइकोलॉजी है इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। आपका इसको क्या ख़्याल चेंज है इस करने की बारे में? ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ना मैं और मेरे एक दोस्त याद आए साद अफरीदी हैं, सेंटेंस स्टोरीज़ के ओनर हैं, फाउंडर हैं। सोशल मीडिया पे आप उन्हें सुनती होंगी। बड़ा अच्छा वो कॉन्सेप्ट देते हैं, वो बेसिकली इस्लाम इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। हमें हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है, उनके सहाबा की तरफ से मिला है। वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट कि बतौर मुसलमान हमें अच्छा अपने आप को स्किल को डेवलप करना चाहिए, अच्छी जी, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, अच्छे बिज़नेसेस एस्टेब्लिश करने चाहिए और उसके बाद उन बिज़नेसेस को हम वक़्फ़ करके जाएँ कि हम अगर इस दुनिया से चले जाएँ, तो वो बिज़नेस चलते रहें और सदक़े जारिया रहें। हमारे हमारे जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें हमें नज़र आते हैं हज़रत उस्मान गनी का कुआँ लेके देना, हज़रत अब्दुर्रहमान औफ के बिज़नेसेस जो अभी तक चल रहे हैं बिल्कुल, वक़्फ़ के अभी तक चल कॉन्सेप्ट के रहा है। ऊपर तो जी, हमें बतौर मुसलमान हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहिए कि हमें एक अच्छे बिज़नेसेस एस्टेब्लिश करने चाहिए, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, ताकि उन इन्वेस्टमेंट्स का बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए ना हम कहते हैं कि हमारे मज़हब में सदका देने की बड़ी फ़ज़ीलत है। तो सदका बिल्कुल, वही शख़्स देगा जिसके पास खुद के पास कुछ पैसे होंगे, कुछ मनी होगी, कुछ एब्स अमाउंट होगी तो। और बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, ज़रूरी है कि वो हलाल तरीके से उसको कमाए। ये एग्ज़ैक्टली, बहुत से सर प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोग इसी मखमसे में पड़े रहते हैं कि जो स्टॉक का बिज़नेस है, ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है, ये जो जी, फलाना बिज़नेस है, जी इसमें तो शक वाली बात है, पता नहीं ये जायज़ जी, है या नहीं। तो इस सिलसिले में जी, आप जिस तरह अभी आपने इस्लाम का हवाला दिया, तो इस सिलसिले जी, में आप क्या कहते हैं कि क्लियर जो टर्म्स बहुत सी जगहों पे वो लोग कहते हैं जी हम पहले मुफ्ती साहब से पूछेंगे। अब ये जो बिज़नेस है स्टॉक का या जिसे आप प्राइस बॉन्ड का जी, जिसे कह लेते हैं या कुछ ये जो लोग करते हैं, इसमें फिर जी। आप लोग कोई फ़तवा वग़ैरह लेते हैं इसका या क्या कि ये हलाल की उसमें हदूद में आता है, बाउंड्रीज़ में आता है या नहीं? जी, बिल्कुल। आप अगर इस हवाले से वर्किंग करना चाह रहे हों कि आप किसी ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो उसमें कोई हराम का या शुबा सूद का ना हो, एलिमेंट ना हो, तो सूद का कोई जी, एलिमेंट सूद ना का हो। जी, एलिमेंट जी। ना हो, तो आप शरिया कंप्लायंट बिज़नेसेस बहुत इस वक़्त अवेलेबल हैं। आप इवन स्टॉक्स में भी शरिया कंप्लायंट आपके पास स्टॉक्स होते हैं जो इस्लामिक बैंक हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या शरिया रेट के प्रोजेक्ट शरिया कंप्लायंट हैं। इसी तरह से मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ तो मुझे आइडिया है कि मेरे मेरे पास कुछ ऐसे बिल्डर हैं, ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस हद तक शरिया कंप्लायंट है। मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ। एक हमारे पास मरी में कॉटेजेस का प्रोजेक्ट है और वो जो साहब हैं जिन्होंने वो प्रोजेक्ट किया वो बेसिकली शॉर्ट टर्म रेंटल का प्रोजेक्ट है भूरपन के अंदर और वहां से जो इनकम आएगी वो अफ्रीका में इस्लामिक सेंटर्स ओपन होने करने के लिए यूज होगी। ठीक, तो ये माशाअल्लाह, अच्छा, कितना बड़ा शरिया कंप्लायंट एक कंसेप्ट है बहुत बिजनेस का। बड़ा, बिल्कुल। जी, जी। उसके बाद एक और साहब हैं, उन्होंने एक कमर्शियल का प्रोजेक्ट किया और उसमें एक फ्लोर उन्होंने वक़्फ़ किया मस्जिद के लिए कि ये मैं माशाअल्लाह, जो सेल करूँगा फ्लोर ये इसके सारे पैसे ये साथ जो मस्जिद का प्लॉट है, यहाँ मैं मस्जिद बना के दूँगा। मस्जिद का लेआउट फाइनल हो चुका है, सारा कुछ फाइनल हो चुका है और वो फ्लोर उन्होंने सेल करना है और वहाँ से जो कॉस्ट जो जो प्राइस आएगी क्लाइंट से वो सेम प्राइस मस्जिद के अकाउंट में जाएगी। तो इस तरह के इस्लामिक शरिया कंप्लायंट माशाल्लाह प्रोजेक्ट हैं जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही, सही। सही, बिल्कुल सही सर। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिसको जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उससे पूछ लेना भी ज़रूरी है। और दूसरा ये बिल्कुल। कि खुद भी अलिफ-बे पता होनी चाहिए। हम जितना हमारी आवाम जितना एंटरटेनमेंट या वैसे स्क्रॉलिंग पे सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करती है, वही आपकी बात ठीक है कि पॉडकास्ट सुन ली जाए। आप जी, अगर आप ऐसे लोगों की जो इस रेलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। सर, बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछना बिल्कुल। चाहूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, तो क्या जी। उनको इसके लिए जैसे कोई अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो क्या उनको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत एज़ मतलब रेगुलर बेसिस पे अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र को रखना चाहिए? उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ।
जी, बिल्कुल ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, फाइनेंशियल कोच को ऑन बोर्ड करना। उसकी रीज़न ये है कि कई लोग अपने अपने प्रोफ़ेशन में इतने एंगेज होते हैं कि उनके पास खुद चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं होता। तो एक अच्छा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कोच उन्हें बहुत हेल्प कर सकता है। हमारे यहाँ इस फ़ील्ड में बहुत कमी है। फाइनेंशियली अगर एडवाइज़र मिलते हैं, आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो हर बंदा अपनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का सजेस्ट कर रहा होता है। अगर बैंक वाले के पास जाएँगे तो वो कहेगा बैंक में ये अकाउंट ओपन करवा लें, बिल्कुल, ये अकाउंट ओपन करवा लें, यहाँ से आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह से किसी और इंडस्ट्री में जाएँगे तो वो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में सजेस्ट करेगा इन्वेस्ट करने का। लेकिन ओवरऑल जो उसका कांसेप्ट होगा फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से या एडवाइस करने के हवाले से बहुत कम लोग हैं जो इंडिपेंडेंटली आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो हाई एलीट अर्नर हैं, जो ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो अच्छा अर्न कर रहे होते हैं और अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, उन्हें अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ऑन बोर्ड करना चाहिए जो उनके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हो। मसलन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक सेगमेंट में इन्वेस्ट करें, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस पोर्टफोलियो को मिक्स रखें। कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कुछ मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो जब आपका मिक्स होगा तो आपको एक तो उनकी परफॉर्मेंस का पता चलता रहेगा, वहां से कितना आपको प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ईजी हो जाती है कि अगर कहीं पे किसी वजह से कोई सेगमेंट वीक होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से, तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है। तो एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर रखना, ऑनबोर्ड करना मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। सर अभी आपने बिल्कुल बहुत शुक्रिया। अभी आपने ज़िक्र किया म्यूचुअल फंड्स का, ये म्यूचुअल जी फंड्स क्या होते हैं? जी, म्यूचुअल फंड बेसिकली स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया था, जी, उसमें आप इंडिविजुअल भी ऐड हो सकते हैं। आप ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हैं और मुख्तलिफ स्टॉक्स में, कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर जी, समझते हैं कि आप इतने वेल इक्विप्ड नहीं हैं कि कंपनियों का फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकें कि कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी वीक है, कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, या किस कंपनी में लॉन्ग रन मुझे अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड जी, बेसिकली किसी भी बैंक का एक ऐसा फंड होता है जो ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स में। उन्होंने फंड्स मैनेजर रखे होते हैं और उन म्यूचुअल फंड में एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट पार करता है और वो फंड मैनेजर उस बैंक का जो फंड होता है उसको मुख्तलिफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होता है उन स्टॉक्स को मैनेज करने का। तो म्यूचुअल फंड में आपका जो रिस्क लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन दूसरी साइड पे जो आपका प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इस सारी सर्विस का, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है और जी, बैंक भी एक जी, सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसका वो चार्ज करते हैं। तो जी, उस वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कुछ कम हो जाता है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है। तो अगर आप इस जर्नी में स्टार्ट में हैं, बिल्कुल इनिशियली हैं, तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं कि शुरू म्यूचुअल फंड में करें, थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट्स कर ऐड करना। उसमें इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, शरिया कंप्लायंट भी हैं। और उसके बाद जब आपको महसूस हो कि अभी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में चले जाएं। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर इस तरह से जैसे कि हमारे मेडिकल की फील्ड में भी बहुत डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो बाहर जाने का प्लान करते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, जॉब्स वगैरह नहीं है। इसी तरह मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि जी पाकिस्तान में इसका कोई वो फ्यूचर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मुल्क रहने के काबिल ही कुछ अरसे बाद नहीं रहेगा। तो आप जो है ना बाहर इन्वेस्टमेंट करें, गल्फ स्टेट में करें, फलानी जगह करें, वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा और आपके रेंट्स भी आएँगे और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएँ। ये जो एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कुछ अरसे से कि चलो बाहर चलो और वहीं पे सारा कुछ करो, इसके बारे में आप जी क्या कहेंगे?
देखें, दो तीन इस हवाले से पॉइंट हैं। एक तो ये कि एक्सपोजर के हवाले से अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोजर लेना है तो आपको एक्सपोजर ज़रूर लेना चाहिए। यंग एज में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जाएं, ज़रूर एक्सपोजर लें ताकि आपको बाहर के इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिले। आपको पता चले कि डेवलप कंट्रीज़ के लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो डेवलप मॉडल उन्होंने बना लिए हैं और किस तरह से उनके मॉडल काम करते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंटली वहां पे जाने का सोच रहे हैं तो आप इन चीजों से देखें कि दो तीन चीजें, कभी आप फाइनेंशियली डिसीजन अहम नहीं होता कि हर चीज पैसा नहीं होती। कई ऐसी चीजें होती हैं जो पैसे से ज्यादा अहम होती हैं। उसमें कनेक्टिविटी होती है, अपने लोगों के साथ राब्ता होता है, अपनी मिट्टी के साथ राब्ता होता है। और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, हमारी पाकिस्तान की एक स्पेशल इन्वायरमेंट है। कई चीजें आपको यहाँ पे छोड़नी पड़ सकती हैं। डेवलप कंट्रीज के हवाले से अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि बाहर मूव हुआ जाए। किसी और कंट्री में एज सेकंड सिटीजन लाइफ और अपने मुल्क में फर्स्ट सिटीजन लाइफ में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं मिडिल ईस्ट में अराउंड 16 ईयर रह के आया। तो वहां पे अगर आप 30 साल भी गुजार देते हैं तो आप उसी आपकी जो बर्थ है उसमें इतनी इतनी ज्यादा बेहतरी नहीं आती जितनी आपकी बर्थ अपने मुल्क में होती है। इनिशियली थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बर्थ बनती है वो बहुत बेहतर बन जाती है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बाहर जाना भी है तो एक्सपोजर के लिए जाइए, जरूर जाइए, लोगों के साथ काम करना सीखिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए कि कैसे लोग काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपकी रूट्स हैं वो आपके मुल्क में होने चाहिए। यहाँ पे आप सेटअप होना चाहिए, आपके घर, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव। तो मेरा तो पर्सनली ये है कि पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जो चीजें आपको दे सकता है वो शायद बाहर उतनी ना मिले। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा खुद का भी यही मानना है। तो आपने आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब Exactly. पूछना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं इस बारे में, और हम किस तरह से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपने लिंक्स भी हमें दीजिएगा और अपना मैसेज ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर उम्र के लोग, मेल, फीमेल, सब ये पॉडकास्ट मेरी बड़े शौक से सुनते हैं। तो आप अपना एक मैसेज दीजिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जी श्योर, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा मैसेज आपके सारे व्यूअर्स के लिए ये है कि 3 एलिमेंट होते हैं हमारे यहाँ, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फाइनेंशियल फिटनेस। ठीक, इन तीनों को आपको जी, स्ट्रांग रखना है। तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक अगर डिस्टर्ब होती है ना तो दूसरी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मसलन आपकी अगर बिल्कुल। फाइनेंशियल फिटनेस डिस्टर्ब होती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल फिटनेस पे आता है, आपके फिजिकल फिटनेस के ऊपर आता है। तो आपको इन सारी चीजों को बैलेंस रख के साथ लेके चलना होता है। और स्टार्ट करें, छोटी छोटी सी चीजें स्टार्ट करें, थोड़ा सा करके टेस्ट करें आपको वहां से क्या फीडबैक आता है, वहां से रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और उसके बाद उसको एक्सपैंड करना शुरू कर दें। इन्वेस्टमेंट्स का जर्नी अगर आप लेना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी का जर्नी लेना चाह रहे हैं तो जरूर शुरू करें। ना सिर्फ खुद शुरू करें, अपने बच्चों को भी शुरू करवाएं। अपने आप के इवन स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे कंसेप्ट दें, फाइनेंशियल लिटरेसी पे कंसेप्ट दें। आप ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो कैश उन्हें दें, उन्हें लिस्ट प्रोवाइड करें कि ये लिस्ट लें, चीज़ें वहाँ से ग्रॉसरी स्टोर से इकट्ठी करें, कार्ट में दें, चेकआउट करें, ताकि उन्हें पूरे साइकिल का पता चल जाए। समर वेकेशन में जो मोहल्ले का अच्छा जानने वाले आपके स्टोर्स हैं उन पे बच्चों को इंटर्नशिप कराएं ताकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी का पता चले। आप तसव्वुर करें कि ये जो बच्चे हैं आपके 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी अभी उन्हें समझ आ गई, तो आप तसव्वुर करेंगे 40-50 ईयर की एज पे पहुंच के किस लेवल पे वो लोग होंगे। तो पहला मेरा बिल्कुल। कंसेप्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से। दूसरा कंसेप्ट है कि आप फियर से निकले। हमारे यहाँ ना 2 पावर्स होती हैं, एक फियर और एक फेथ होती है। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ कि इसमें से विन कौन सी करती है, फियर विन करता है या फेथ विन करती है। तो मेरे ट्रेनर हैं वो रिप्लाई ये करते हैं कि जिसको आप अच्छा फीड करेंगे वो विन करेगी। अच्छा। जी, वो आप विन फियर को फीड करेंगे तो फियर विन कर जाएगा। आप फेथ को
फीड करेंगे तो फेथ विन कर जाएगा। तो आपने देखना ये है कि इन दो पावर्स में से फीड किसको कर रहे हैं, तो अपने माइंड से फियर निकाल दें, फेथ को स्पेस दें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें और छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, सेविंग करना शुरू करें। इवन आप कमेटीज जो डालते हैं, कमेटीज एट द एंड आपको सेम अमाउंट मिल रही होती है, वही कमेटी वाली अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू करें तो आपको रिटर्न आएगा, तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी वर्थ कितनी बढ़ गई है। तो ये मेरा मैसेज है आपके व्यूअर्स के लिए। बहुत मेरा नाम शुक्रिया, ये अक्षय बहुत दामान है, इम्पोर्टेंट होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपने सोशल मीडिया के जी, लिंक और अपनी आपके साथ वेबसाइट शेयर भी कर आप दूंगा। ज़रूर शेयर जी, कीजिएगा, वेबसाइट आपकी शेयर कर वेबसाइट भी दूंगा। बहुत अच्छी है, जी, मैंने देखी है, तो परफेक्ट। वो जी भी जी हम जी sure, शेयर करेंगे। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे ये छोटे-छोटे बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करके, जो मेरे ज़हन में थे कि मैं ज़रूर पूछूँगी। तो आजकल मैं भी आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ, ये रिच डैड पुअर डैड, किसी ने रिच सजेस्ट की डैड थी। पुअर डैड, बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी बहुत परफेक्ट कुछ बुक है। फाइनेंशियल जी लिटरेसी जी के जी हवाले जी से जी जी बताया हुआ है। ये जी भी एंड जी होने जी वाली है, जी इस पे फिर मैं रिव्यू दूँगी। तो जी ये वाक़ई आपकी बात ठीक है कि 40 साल की उम्र के बाद जाके होश आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी तो ली ही नहीं थी। वो तो इसमें ऐसे ही हमारी मेडिकल एजुकेशन में तो शामिल ही नहीं थी। तो ये बहुत बिल्कुल टाइम से बिल्कुल मैट्रिक के बच्चों को, छोटे बच्चों को भी बता देना चाहिए। आपका मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको शुरू जी से पता हो, बाद में जो है ना बिल्कुल क्राइसिस में ना जाएँ वो। तो आपका बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया संडे के दिन, वेलकम मैं डॉक्टर बहुत साहब, मशहूर हूँ। वेलकम डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह वेलकम। आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी, बातचीत रहेगी, और आपके कीमती मशवरे हमारे लिए बहुत इसके लिए बहुत इनकी वैल्यू है। तो जज़ाकल्लाह खैर। आप आइंदा भी हमें टाइम देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं दुआ में याद अवेलेबल हूँ। रखिएगा। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। फिर किसी दिन थैंक फिर यू कोई सो मच। पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू सो हाफ़िज़। मच जी। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर जी। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।